लेकिन जब हम बात करते हैं रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ के साथ रिलेट करती हैं उनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ का ये टॉपिक है हमारा, और मैंने ये 4 सिंबल्स यहाँ ड्रॉ किए। ये भी आपके MCQs के वाले से एक बार पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, तो 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शंस थे, तो आपने याद रखना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके कोर्स में डिस्कस हुई जो आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है और जिनमें थोड़ी सी बुक के अंदर मिसकंसेप्शन का एक एलिमेंट है कि जो बुक में क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए मैंने ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जिसको ऑर्डर एक्जिम भी कहते हैं, और ट्राइकॉटमी या ऑर्डर एक्जिम बेसिकली ये है कि इसमें आप 2 रियल नंबर्स के दरमियान ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, कोई भी 2 रियल नंबर आप चूज़ करें तो इनके दरमियान 3 तरह का रिलेशनशिप पॉसिबल है। आइदर A इज़ लेस देन B, या A B से लेस होगा, और A B से ग्रेटर होगा, और A B के इक्वल होगा। चूँकि इसके 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसलिए इसको ट्राई मीन्स 3, ट्राइकॉटमी या ऑर्डर एक्जिम इसलिए कहते हैं कि इसका ऑर्डर डिफाइन हो सकता है कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। तो इन तीनों में से एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी हमेशा होल्ड किया करेगी, और ये प्रॉपर्टी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में तो है लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई MCQs में ये पूछ ले कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज़, सो दिस इज़ बेसिकली द ओनली डिफरेंस। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आप ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर है या कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है। तो ये इसके बारे में हमारे पास जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमने एक्वायर कर ली है। अब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के बाद इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ बाकी बुक में लिखी हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कहाँ मिसकंसेप्शन का एलिमेंट बन सकता है आपका। नंबर 2 पे मैं लिखता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी आपके कोर्स में लिखी हुई है कि इफ़ A इज़ लेस देन B देन, इसमें एक बात देखिए कि जब हम 1/A करेंगे यानी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा सिंबल। पहले आप देखें A लेस देन B था, रेसिप्रोकेट करने से A 1/A ग्रेटर देन 1/B हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का जितने भी आप स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं आप सारे देख रहे होंगे कि इसमें कोई बज़ाहिर गलती नहीं है या मिसकंसेप्शन नहीं है। हालांकि इस प्रॉपर्टी के अंदर एक मिसकंसेप्शन का एलिमेंट है और वो ये है कि इसके साथ एक कंडीशन रिलेट करती है। अगर कि MCQs में ये आ जाता कि इफ़ A इज़ लेस देन B देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, और ऑप्शन ये आपको नज़र आता तो आप फ़ौरन वो टिक कर लेते। हालांकि ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। इस पे जो प्रॉपर्टी पे जो कंडीशन है वो ये है कि ये उस वक्त कंडीशन होल्ड करती है, यानी रेसिप्रोकेट करने से इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त चेंज होता है जब दोनों के साइन सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि 3 जो है ये लेस देन 4 है, तो आप जानते हैं कि 3 और 4 दोनों पॉजिटिव साइंस वाले हैं। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो 1/3 ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। उसकी रीज़न ये है कि 1/3.33 बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली और 1/4.25 बन रहा है, तो डेफिनेटली 1/3 1/4 से ग्रेटर है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर मैं यूँ लिखता -3 लेस देन +4, तो अभी भी ये भी 2 रियल नंबर्स थे, इस तरह A और B हैं, ये भी A और B रियल नंबर्स हैं। लेकिन अब अगर मैं इसको इन्वर्ट भी करूँगा तो इन्वर्ट करने से भी 1/3 जो माइनस वाला है वो स्टिल नेगेटिव होने की वजह से लेस ही रहेगा। इसका मतलब अगर दोनों के साइन अपोजिट हुए तो रेसिप्रोकेट करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायरेक्ट ऑप्शन में आप ये वाली बात टिक नहीं कर सकते, इसके साथ एक कंडीशन आपको एसोसिएट करनी पड़ती है। उस वक्त के बाद जाके आप ये इस काबिल हो सकते हैं कि आप ये बता सकें कि कौन सी बात ट्रू है। अब इसको प्रॉपर MCQs में कन्वर्ट करते हैं। देखें ज़रा, लेकिन जी हमने एक MCQ बनाया है, इसी बात को जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी इसी बात को मैंने दोबारा MCQs में कन्वर्ट किया। अब आप देखें कि
कंडीशन हमने ये बनाई है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, दो कोई से रियल नंबर है, उन पे कंडीशन ये है कि ए लेस देन बी है, ए बी से स्मॉलर है। और फर्दर ये हम कह रहे हैं कि फिर इसमें कौन सी बात विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अब ये मैटर करता है, यहाँ सम टाइम कुड भी लिखा होगा, यहाँ सम टाइम मस्ट भी लिखा होगा। दोनों के लिखने से क्वेश्चन की नेचर इंटायरली बदल जाएगी। कुड बी ट्रू का मतलब ये होगा कि कौन कौन सा ट्रू हो सकता है, क्योंकि अभी कोई कंडीशन नहीं है नंबर्स के ऊपर। हो सकता है दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों या अपोजिट साइंस वाले हों। तो हम जानते हैं कि साइन सेम होने से डिफरेंट रिजल्ट बनता है और साइन अपोजिट होने से डिफरेंट रिजल्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो ये बात भी ट्रू है। ये वाली बात हो रही है जिसमें आप इन्वर्ट करके कहते हैं कि अगर ए लेस देन बी है तो इन्वर्ट करने से साइन बदलेगा उसका, और अगर इन दोनों के अपोजिट साइन है तो फिर पहली वाली बात भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बातें ट्रू हो सकती हैं। तो ये कुड बी ट्रू वाले ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं। और तीसरी बात जो है ए स्क्वेयर ग्रेटर देन बी स्क्वेयर। अब इसका भी बड़ा क्लियर आइडिया हमें कि अगर ए बी से लेस है तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ग्रेटर भी हो सकता है। उसकी रीज़न हमारे पास ये एग्जांपल देखें। मैं कहता हूँ कि -3 लेस है 2 से, ये बड़ी क्लियर बात है। लेकिन इसका स्क्वायर करें तो ये 9 है, इसका स्क्वायर 4 है, तो ये तो साइन अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब अगर ए लेस देन बी होगा तो स्क्वायर ए का बी से ग्रेटर भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से आखिरी ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि 2 लेस देन 3 है, जिस तरह ए लेस देन बी था, तो 2 का स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये ट्रू हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये किसी न किसी कंडीशन के साथ लिंक हैं। तो जब भी क्वेश्चन बगैर किसी कंडीशन के आएगा तो कुड बी ट्रू में आप ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अगर वो सारी बातें आपको ट्रू लग रही हैं। अगर यहाँ मस्ट भी ट्रू होता तो फिर हमें देखना होता कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हर कंडीशन में ट्रू होगा। तो उस ऑप्शन को बनाने के लिए पहले तो ये बात आपने क्लियर कर ली कि ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब इसको चेंज करते हैं, कुड बी की जगह हम मस्ट भी ट्रू करते हैं। अब जब मस्ट की बात करेंगे तो ये वाली कंडीशन मस्ट नहीं है। इसलिए मस्ट नहीं है कि तो डिपेंड करती है साइन के ऊपर, ये भी मस्ट नहीं है कंडीशन। और ये वाली कंडीशन भी मस्ट नहीं है, ये भी मस्ट कंडीशन नहीं है। हर एक में कोई ना कोई कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी हो तो ऑप्शन ट्रू, ना हो तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आखिरी ऑप्शन ए क्यूब लेस देन बी क्यूब बना लूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मर्जी आप दो नंबर चूज़ करें, कोई भी दो रियल नंबर, वो पॉजिटिव हों, वो नेगेटिव हों, वो सेम साइन वाले हों, वो अपोजिट साइन वाले हों, अगर a लेस देन b है तो फिर कंफर्म होगा कि a का क्यूब b के क्यूब से लेस ही होगा। यानी इस कंडीशन, इस जो ऑप्शन है उसके ट्रू होने के लिए किसी एक्स्ट्रा कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है ये हर केस में ट्रू है, तो इसे हम कहेंगे ये मस्ट बी ट्रू ऑप्शन है हमारा। तो इस तरह से आप MCQ जब भी अटैम्प्ट करते हैं सबसे पहले उसकी नेचर पढ़नी है आप लोगों ने। बाज़ ऑप्शन कुड बी ट्रू वाले देखने पड़ते हैं और बाज़ हमें मस्ट बी ट्रू वाले देखने पड़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पूरी तरह पढ़ें, उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा ऑप्शन हर कंडीशन में ट्रू है और कौन सा किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रू होगा। तो ये बड़ी छोटी बातें हैं, बड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन ये आपको ना पता हो तो आप बड़ी माइनर सी मिस्टेक की वजह से अपना एंटी टेस्ट का एडमिशन जो है उसको ज़ाया कर सकते हैं। अब ये इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ की आपको अवेयरनेस देनी थी। इसके बाद पेज नंबर 10 आपकी बुक का है, उस पर कुछ इक्वालिटी के रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ लिख के हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, उनसे आप लोग फेमिलियर हैं। जस्ट आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज वाली कैटेगरी में डाल के वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है। उसमें मैं कुछ आपको बोल के बता देता हूँ। उसमें से एक आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, इसी तरह रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। आपके सामने अगर बुक पढ़ी है फर्स्ट ईयर की तो आप पेज नंबर 10 देख सकते हैं। और एक कॉमन सा उसमें रूल यूज़ है जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। सिर्फ वो एक मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो गोल्डन रूल जो है उसका रेफरेंस और इसके साथ कुछ और रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। पेज नंबर मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ 10 है आपका फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक का, और इस पे ये रूल मेंशन है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। मैं इसको सिर्फ गोल्डन रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे। रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन मिलेगी आपको a/b टाइप की, यानी जब भी आपको डिफाइंड फ्रैक्शन मिले a और b, जिसमें आप जानते हैं डिफाइंड का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, तो इस फ्रैक्शन को आप किसी भी
नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं उस नॉन ज़ीरो नंबर को k रख रहा हूँ, तो k से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और k से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये k जो है ये नॉन ज़ीरो हो। तो सिंपल वर्डिंग में याद रखें कि गोल्डन रूल फ्रैक्शन क्या चीज़ है कि किसी भी फ्रैक्शन को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। दिस रूल इज़ नोन एज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अगर ये MCQs में आ जाता है आपके, हो सकता है कि ऐसे आपके पास 4 ऑप्शंस हों और ऊपर लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो आपने याद रखनी है बात कि सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, ये कंडीशन साथ कंपलसरी है, चूँकि मैथ में किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के नॉन ज़ीरो होने की हमारे पास गारंटी होनी चाहिए। तो हो सकता है किसी ऑप्शन में ये मेंशन हो और किसी में मेंशन ना हो, तो जिस ऑप्शन में ये मेंशन होगा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। बाकी A और B पे कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है, वो कंफर्म बात है कि अगर फ्रैक्शन डिफाइंड है तो B नॉन ज़ीरो होगा और A ज़ीरो हो भी सकता है। सिर्फ जो ज़रूरी कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ K पे अप्लाई होगी। तो ये पेज नंबर 10 का मैंने आपको बताया। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं एक एक करके यहाँ लिखता हूँ जो हमारी ज़रूरी हैं, और फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की बाकी रह गई हैं। अब ये 3 बड़ी फेमस प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके नाम लिखे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल हम इक्वालिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इक्वल का जो साइन है उसके लिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिव है उसका मतलब रिफ्लेक्शन होनी है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, हर रियल नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव कि A इज़ इक्वल टू A, यानी हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। ये कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। यही सेम प्रॉपर्टी अगर इनइक्वालिटी में देखी जाए तो हम ये देख सकते हैं कि A लेस देन A नहीं होता। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन में होल्ड नहीं करती। आगे चलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर 2 रियल नंबर चूज़ करेंगे फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, और उनमें A अगर B के इक्वल हुआ तो फिर B A के इक्वल भी होगा। ये कहलाती है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें सिमेट्री है बेसिकली, A B के इक्वल और B A के इक्वल। अगेन ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ इक्वलिटी में होल्ड करती है, इनइक्वालिटी में नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर A लेस देन B होगा तो फिर B लेस देन A नहीं हो सकता। तो अगेन वही बात आ गई कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी में होल्ड करती है, लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन में होल्ड नहीं करती। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो इक्वलिटी में भी होगी और इनइक्वालिटी में भी होल्ड कर जाएगी। तो ये इसका एक उन दो से एक डिफरेंट जो है केस बनता है। इसमें हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, यानी कोई भी 3 रियल नंबर्स आप चूज़ करें, जैसे मर्जी 3 रियल नंबर्स हों, अगर उनमें से A B के इक्वल हुआ और B C के इक्वल हुआ तो फिर इम्प्लाई करेगा कि A C के इक्वल है, यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये प्रॉपर्टी इक्वलिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी में भी होल्ड करती है। जैसे कि मैं अगर लिख के बताऊँ आपको, दैट इज़ कि अगर हम कहेंगे A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C, तो डेफिनेटली ये इम्प्लाई करेगा कि फिर A लेस देन C भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी और इनइक्वालिटी दोनों के लिए अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ रियल नंबर्स की जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ थी आपके पेपर के हवाले से, आपके टेस्ट के हवाले से, वो हम डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आप ख़ुद बुक पढ़ेंगे अपनी, और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कंफ्यूज कर रही हुई तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर के एंड पे आपको टाइम मिलता है क्रॉस क्वेश्चनिंग का। अगर उस तरह भी ना हो सका तो आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्ड करवा के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको थ्रू वॉइस मैसेज मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो चुकी होगी और जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें ये बात दोबारा भी डिस्कस हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। रियल नंबर्स का काम हमने आलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अब हम एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। रियल नंबर की जो एक्सटेंशन है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो कम्प्लेक्स नंबर्स का स्टार्ट करेंगे, थोड़ा उसकी बेस समझेंगे, उसका ओरिजिन समझेंगे और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन हम इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले आइडिया दिया है कि ये रियल नंबर्स की एक्सटेंशन है, यानी ये वो सेट है जो रियल नंबर से भी नेक्स्ट लेवल पे आता है और ये उसको भी कंटेन करता है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं कि अ नंबर विच कैन बी रिटन, जिसको लिखा जा सकता हो कैसे, इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, जिसमें आगे डिटेल a b और आयोटा की क्या है कि वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, यानी दोनों रियल नंबर्स हों, और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होगा आयोटा, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें ये पहली बात तो आप सारे जानते हैं, इससे आप फेमिलियर हैं कि a और b के रियल होने का क्या मीनिंग है। हमें थोड़ा डिस्कस करना है कि ये आयोटा जो है, जो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या ओरिजिन है। तो आयोटा जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था एक साइंटिस्ट आयलर ने। ये आपके इंफॉर्मेशन के हवाले से आपने याद रखना है। आयलर बेसिकली इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, चूँकि ये मैथमेटिशियन भी था, तो इक्वेशन जब भी सॉल्व की जाती हैं तो उस वक्त उसकी डोमेन देखी जाती है, किस डोमेन में रह के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जिस वक्त ये सॉल्व कर रहा था इक्वेशन थी x² + 1 = 0। इस वक्त तक जो नंबर्स मैथमेटिक्स में डेवलप हो चुके थे, डिफाइंड हो चुके थे, वो सिर्फ रियल नंबर्स तक थे। इसका मतलब ये हुआ कि आयलर को इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में ढूंढना था, यानी उसने फाइंड करना था कि ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब सॉल्व करने के लिए लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप आप भी समझते हैं कि ये x² एक तरफ करना था और 1 इस साइड पे लाना था। जब 1 इस साइड पे लेके आएंगे तो x² हो गया -1। अब यहाँ पे x एक रियल नंबर चाहिए था हमें, और ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो ये हम जानते हैं कि रियल नंबर की डेफिनेशन है कि रियल नंबर का स्क्वायर, आज हमने डिफाइन किया है कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर में पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ आयलर स्टक हो गया, उसको क्लियर ना हुआ कि कैसे इसको डील किया जाए। जब इसका स्क्वायर रूट लिया गया तो हमें आंसर जो मिल रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 मिल रहा है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं रियल नंबर जिसका स्क्वायर करें और हमें आंसर -1 मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे तक यहीं रुका रहा, स्टक रहा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब हुआ ये कि जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो ये पोजीशन, जो कंडीशन थी, ये बार बार मुख्तलिफ क्वेश्चन में आ रही थी। जैसे अभी तो ये -1 का स्क्वायर रूट था, हो सकता है उसी दौरान -16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े, या -9 का, या -4 का। तो ये प्रॉब्लम जो था ये और प्रॉब्लम्स को भी साथ राइज कर रहा था। तो इसके लिए फिर किया ये गया कि इस -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको हमने किसी सिंबल से डिनोट करना था। तो आयलर ने ये कहा कि अगर ये नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके साथ कोई सिंबल अटैच कर दिया जाए। तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो इमेजिनरी वर्ड है उसको इमेजिनेरियस कहा जाता है, और चूँकि इमेजिनरी का स्टार्ट आई से होता है तो इमेजिनरी का स्टार्ट, इमेजिनेरियस का स्टार्ट भी आई से होगा। लेकिन जिसको हम ए बोलते हैं उसको ग्रीक लैंग्वेज में अल्फ़ा, जिसको हम बी बोलते हैं उसको बीटा, इसी तरह जिसको हम आई बोलते हैं उसको वो आयोटा बोलते हैं। तो इसलिए चूँकि ये इमेजिनरी वर्ड था, इमेजिनरी नंबर था, इसकी कोई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको डिनोट किया आई से। अब हमारी लैंग्वेज में ये आई की तरह का सिंबल है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में इसको आयोटा बोला जाता है। तो इसलिए जब इसको रिप्रेजेंट किया गया इस सिंबल के साथ तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद जिस जिस नंबर में नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आता उसको साइड पे करके, अलग करके आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हुआ। तो यहाँ हमारे जो काम की बात है, जो हमारे MCQs के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि आयोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आयलर। साइंटिस्ट का नेम आपने इन्फॉर्मेशन में याद रखना है। फर्दर मोर आप ये याद रखें कि अगर इसके साथ कोई MCQs बनाना चाहें हम, तो हम वो भी बना सकते हैं। मैं आपके सामने बोर्ड पे एक MCQ लिखता हूँ जो कि इस छोटी सी बात के साथ लिंक हुआ हुआ है, फिर हम फर्दर कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो MCQ हम ये बना सकते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट, कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। तो मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके सामने। नंबर 1, x सच दैट x इज अ रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक ऑप्शन लिख लेते हैं। एक ऑप्शन हम लिखते हैं x
such that x is a real number and x square is equal to 4। और एक ऑप्शन हम लिख लेते हैं x such that x is a real number and x square equals to -1। और एक ऑप्शन हम D लिख लेते हैं जिसे हम ऑल ऑफ दीज भी कह सकते हैं या नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं। तो इनिशियली हम इसको लिख देते हैं ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि x अगर रैशनल नंबर हो तो उसका स्क्वायर 4 हो सकता है, ये एम्प्टी नहीं है। इसलिए एम्प्टी नहीं है कि हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 है वो भी रैशनल है और +2 का स्क्वायर भी 4 है वो भी रैशनल है। इसका मतलब ये सेट एम्प्टी नहीं है। आगे चलते हैं, x अगर रियल नंबर हो और उसका स्क्वायर 4 के इक्वल हो तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। -2 भी एक रियल नंबर है, +2 भी एक रियल नंबर है, जिन दोनों के स्क्वायर 4 के इक्वल हैं। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा हमें कि जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। आप बेशक यहाँ -1 आप लिख सकते हैं, -2 लिख लें, -3 लिख लें, कोई भी नेगेटिव नंबर लिख लें, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इसका हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे ये एम्प्टी सेट है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है। तो इसके साथ ये एक एमसीक्यू हमने लिंक किया ताकि ये कंडीशन हम अप्लाई करना सीखें और आपको एक विजन दिया जा सके, विजन मिले आप लोगों को कि किस तरह आपने टॉपिक के साथ एमसीक्यूज़ के बारे में सोच लें। जी अब हम इसका जो लेक्चर 1 का रिमेनिंग पोर्शन था वो करते हैं। इसमें हम कुछ आयोटा की जो पावर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आज। आयोटा की पावर्स के हवाले से एमसीक्यूज़ बड़े फ्रीक्वेंट जो हैं वो एंटी टेस्ट में आ रहे होते हैं और हमें इन पावर्स को कम से कम टाइम में एवेल्यूएट करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोटा इट सेल्फ अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। हमने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसकी फर्दर पावर की तरफ चलते हैं। आपके जो कोर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर पावर्स हैं 0 +-1 +-2 +-3 वो भी डिस्कस हुई हैं। इसके साथ अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा को फ्रैक्शनल पावर डिस्कस हुई है तो उसको भी हम थोड़ा सा साथ देके चलेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले आयोटा पावर 1 जो है ये आयोटा के इक्वल ही होगा। आयोटा स्क्वायर जो है ये -1, आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा, आयोटा 4 जो है ये +1। अब इसमें ये जो पावर्स एवेल्यूएट करके 1 2 3 4 मैंने लिखी है ये आपके फर्स्ट ईयर में भी और ये 9th क्लास का भी टॉपिक था आपका, इसलिए इनको डिटेल में नहीं जाती कि ये कैसे बनता है, ये आप सब इससे फेमिलियर हैं। एंटी टेस्ट के लेवल पे हमने इसकी थोड़ी सी एडवांसमेंट पढ़नी है। अब ये याद रखें आप लोग कि कोई भी रियल नंबर या कोई भी कम्प्लेक्स नंबर किसी भी पावर पे 1 बन जाए तो ऐसे नंबर को मैथमेटिक्स में पीरियोडिक नंबर कहते हैं और जिस पावर पे 1 बनता है वो पावर जो है वो उसका पीरियड कहलाती है, वो कम से कम पावर जो है। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा एक पीरियोडिक नंबर है और इसकी पावर 4 1 बना रही है, इसका मतलब है इसका पीरियड 4 है। फिर ये पावर हमें एक और बात भी बता रही होती है कि अगर ये 4 पे 1 बन रहा है तो इसका मतलब है आयोटा की 4 ही पावर्स पॉसिबल हैं। उसके बाद अगर कोई पावर आप लेंगे तो वो कोई नया रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास, वही प्रीवियस रिजल्ट्स बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अगर मैं लेट से आयोटा की पावर 6 एवेल्यूएट करना चाहता हूँ तो हम इसको ब्रेक कर लें अगर, तो आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर कर लें। आयोटा 4 जैसा कि हम जानते हैं 1 के इक्वल है, यहाँ 1 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1, तो अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा हमें -1। तो देख सकते हैं वो जो प्रीवियस एक रिजल्ट था, प्रीवियस एक आंसर था, वो ये हमारे पास दोबारा आ चुका है। इस एग्जांपल के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं और फिर इस चीज़ को एवेल्यूएट करने का कोई शॉर्ट मेथड ढूंढते हैं और कोशिश ये करनी है हमने कि जितना किसी नंबर का पीरियड हो उसी के साथ उसकी पावर्स को रिलेट किया जाए। अब एक और एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आयोटा पावर 97 एवेल्यूएट करनी है, तो एक तो प्रॉपर प्रोसीजर आपके पास है कि आप इसको ब्रेक करते हैं। जैसे हम यूँ कर लें आयोटा 96 और आयोटा पावर 1। अब 96 की रीज़न ये है कि हमने 97 के नियरेस्ट 4 का मल्टीपल देखा है, तो 97 के नज़दीक 4 का मल्टीपल 96 था तो उसको हमने चूज़ कर लिया। फिर फर्दर मोर हम अगर 96 को डिकम्पोज करें 4 के साथ लिंक करके तो ये 4 रेज़ टू पावर 24 बन जाएगा और साथ आयोटा पावर 1 आ जाएगा। फिर आयोटा 4 चूँकि 1 है और 1 की कोई भी पावर 1 बनाती है इनटू आयोटा, तो अल्टीमेट रिजल्ट हमारे पास इसका आ गया आयोटा।
अब इस प्रोसीजर में भी आपके जो 20-25 सेकंड ज़ाया हो रहे हैं उसको भी हमने बचाना है, क्योंकि एंटी टेस्ट में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपना टाइम मिनिमाइज़ करना, कम से कम पेपर वर्क किया जाए ताकि आपकी अटैम्प्ट करने की स्पीड अच्छी हो। तो अब हम एक शॉर्टकट पढ़ते हैं जो आयोटा की किसी भी इंटीजर पावर को सॉल्व करने के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव शॉर्टकट है। वो ये है कि जब भी आप आयोटा की किसी पावर को डील कर रहे हो तो आप ये करें, बजाय ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के, सिंपल वे से यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि इसी चीज़ को सॉल्व करने का ये एक शॉर्टकट मेथड है। और शॉर्टकट मेथड ये है कि मैंने अगर आयोटा 97 कैलकुलेट करना था तो मैं 97 के करीब देखूंगा कि 4 का टेबल कहाँ तक जा सकता है। तो 97 के करीब 4 का टेबल जाता है 96 तक, तो ये 97 है, तो 96 अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो जो रिमाइंडर है वो पीछे 1 बचता है। तो जितना भी उस पावर को 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर हुआ करेगा वो लिख देना है सिर्फ हमने पावर में। इट मीन्स आयोटा 97 इज सेम एज आयोटा पावर 1। तो देख लें वही सेम आंसर जो कि अदरवाइज़ आपको इस तरह सॉल्व करके निकालना पड़ता, वो आपका एक स्टेप में आ गया। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए आयोटा पावर 303, अब ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर 4 का मल्टीपल 303 के करीब देखा जाए तो 4 का टेबल 300 तक चला जाता है। तो अगर 4 का टेबल जाएगा 300 तक तो पीछे रिमाइंडर आपके पास 3 बचना है, तो वो जो रिमाइंडर है वही पावर आयोटा की लिख देंगे हम, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये जो 4 बेसिक पावर्स हैं 1 2 3 4, ये तो आपने मेमोराइज लाजमी करनी है और आपके नॉलेज में होती भी हैं। तो आयोटा क्यूब हमारे पास बन जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरह से आयोटा की पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसको डील करने का ये एक सिंपल मेथड है। ये तो होगी इंडिविजुअल पावर्स। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पावर्स भी आ जाती हैं। तो नेगेटिव पावर्स को डील करने के लिए बेहतर ये होगा कि सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि जो सबसे बेसिक नेगेटिव पावर है वो कौन सी हमें चाहिए। सबसे बेसिक नेगेटिव पावर हमें आयोटा पावर -1 चाहिए। आयोटा पावर -1 होता तो 1 ओवर आयोटा के इक्वल है, बट जब इसको हम रैशनलाइज करते हैं यानी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड ताकि आयोटा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जाए, तो हमारा आंसर आता है माइनस आयोटा। यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है कि जो आयोटा का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव, ये माइनस आयोटा के इक्वल है। और फिर इसी बात को हम यूटिलाइज़ करेंगे किसी भी नेगेटिव पावर को डील करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया हमें। वैसे हम जानते हैं कि माइनस आयोटा आयोटा का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो भी माइनस आयोटा आ गया। तो ये आयोटा मैथमेटिक्स में वो स्पेशल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव दोनों इन्वर्स सेम होते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक काम की बात यहाँ से मिल गई हमें। अगर हम इसके साथ और नेगेटिव पावर्स को डील करें तो अब वो भी हम कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमारे पास 97 था, अब एग्जांपल हम चूज़ करते हैं आयोटा पावर -97। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर, जो पैटर्न आपने पहले बनाया था उसी पैटर्न के ऊपर आप ये काम करें कि 97 के थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन इग्नोर कर देते हैं। 97 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो 96 तक टेबल जाएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसलिए हम उसी रिमाइंडर को पावर में लिखें तो ये -1 आयोटा पावर -97 आयोटा पावर -1 के इक्वल हो गया। जिस तरह आयोटा पावर +97 आयोटा पावर +1 के बराबर था। और आयोटा पावर -1 का मतलब अभी हम देख चुके हैं कि ये आयोटा का इन्वर्स है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। इस तरह किसी भी नेगेटिव पावर को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल पावर्स थी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पावर्स मोर देन 2 आ जाएँ तो फिर हम उनको किस तरह डील करेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल नस्ट के एंटी टेस्ट का एक क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पर लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ। हमें ये कहा गया था कि एक समेशन था, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 100 और आयोटा की पावर n, इसका आंसर बताना था कि ये किसके इक्वल होगा। आप समेशन से आप सारे फेमिलियर हैं कि ये बेसिकली सम को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो वेरिएशन है 1 से 100 तक होने का मतलब है कि 1 से लेकर 100 तक आयोटा की जितनी पावर्स हैं उन सारों को ऐड करना है। अगर हम इसको ऐसे लिख के समझने के लिए लिखें तो हम ये कह सकते हैं आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4 एंड सो ऑन आयोटा रेज टू पावर 100। तो असल में ये आयोटा की जो पावर्स थी 1 से 100 तक उनका आपसे सम पूछा गया था। अब इसको डील करने का तरीका ये होता है, हमें एक रिज़ल्ट याद रखना पड़ेगा, बल्कि हम उसको ऑब्जर्व यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 4 आयोटा की बेसिक पावर्स थी। आयोटा पावर 1 देखें आप, आयोटा है, स्क्वायर -1 है, क्यूब माइनस आयोटा और 4 1 है।
अगर हम इन सारों को ऐड करें तो ये 1 -1 से कैंसिल हो रहा है और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल हो रहा है। तो सारों का जो सम है वो अल्टीमेटली आपके पास 0 रिज़ल्ट दे रहा है। और फिर ये भी आप जानते हैं कि जो इससे आगे पार होगी 4 के बाद आयोटा पार 5 पे हम जाएंगे तो वो दोबारा आयोटा बन जाएगा। आयोटा पार 6 जो है वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा 7 जो है वो आयोटा क्यूब के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पावर 4 से आगे जाएंगी हमेशा यही जो 4 नंबर्स हैं आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 यही बार बार आते रहेंगे। इसलिए हर 4 पावर्स का सम 0 होता रहेगा। तो अगर यहाँ हम देखें तो फर्स्ट 4 का भी सम 0 है, उससे नेक्स्ट 4 का भी सम 0 है, उससे नेक्स्ट 4 का भी सम 0 है। तो करते जाएं अगर हम तो 100 पावर तक 4 पावर्स के 25 सेट्स बनेंगे और वो सारे के सारे उनका सम 0 होगा। तो अल्टीमेटली इसका भी सम 0 हो जाना है। अब इसी बात को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो हम इसको जनरल वर्डिंग में डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि ये एक हमारे पास जनरल रिजल्ट बन जाए। तो मैं उस हवाले से एक नोट यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने। नोट ये है हमारे पास कि सम ऑफ एनी 4 consecutive powers ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब भी आपके पास 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आएंगी तो उनका सम आपके पास 0 हो जाएगा। अब इसमें आप कोई भी पावर ले सकते हैं, इसमें इंटीजर पावर्स भी आ सकती हैं, इसमें आपके पास नेचुरल पावर्स भी आ सकती हैं और इसमें आपके पास इवन और ऑड पावर्स भी इवन आ सकती हैं। तो अब हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखें। जैसे मैं कहता हूँ दैट इज़ अगर आपको क्लियर करवाऊँ मैं तो आप यूँ कह लें कहीं से भी स्टार्ट कर लें। आयोटा पावर लेट से 11 है, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 13, आयोटा पावर 14। तो आप देखेंगे सम इसका इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखें 11 से 12 से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे 4 जब भी कनेक्टिव पावर्स आपके सामने आएंगी चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है तो उसका सम 0 हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, इसी तरह का था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये किया गया था कि उसमें समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 100 ही था, सिर्फ लिखा हुआ 1 आयोटा n था। अब 1 करने का मतलब है कि अब हर पावर नीचे आ जाएगी और नीचे आने की वजह से अगर उसको ऊपर लाएं तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये बात आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। n वेरीज फ्रॉम 1 to 100, इसको ऊपर शिफ्ट करें तो आयोटा पावर -n बनता है। अब आप देखें ये आयोटा पावर +n था, ये आयोटा पावर -n है। अब जब हम 1 2 3 4 पुट करेंगे तो सारे पावर्स नेगेटिव आ जाएंगी। तो ये यूँ हो जाना है आयोटा पावर -1, आयोटा पावर -2, आयोटा पावर -3, आयोटा पावर -4। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 कोई भी पावर्स आप लें उनका सम 0 होगा चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो इसलिए यहाँ पे भी आपके पास इन 4 पावर का सम 0 होगा, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, तो एंड तक आयोटा पावर -100 तक 25 सेट्स बनेंगे, उन सब का सम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने ये रिज़ल्ट जनरलाइज कर लेना है कि 4 इंटीजर अगर पावर्स आएँ कंसेक्टिव पॉजिटिव या नेगेटिव तो उनका सम 0 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो वो भी एक छोटा सा नोट बना लेते हैं कि जब भी आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का प्रोडक्ट लिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 पावर्स ऑफ आयोटा, ये आपके पास हमेशा -1 के इक्वल आएगा। बट इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सिर्फ 4 इंटीजर्स जो पावर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो 4 पावर्स कंसेक्टिव होंगी ये बेसिकली इंटीजर पावर्स होंगी। जैसे अगर इसकी एग्जांपल कोट करें तो आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4, अगर हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -1। इसी तरह अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 11, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 13, 4 कंसेक्टिव पावर, इनका भी सम प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। अब बेशक आप इनको इंटीजर रखें, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों के लिए रिजल्ट वैलिड है। तो इस तरह से हमने जो पावर्स ऑफ आयोटा हैं उनको डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको, और फिर लेक्चर हमारा 1 जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। यानी मॉडुलस जो z नंबर कम्प्लेक्स नंबर का होता है किसी भी, जिसको हम z से नोट करते हैं, और जो उसका कॉन्जुगेट होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आके आपके MCQs में पास पेपर्स में आई भी हुई हैं, और इन MCQs की बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे कुछ MCQs भी आए हुए हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैंने लिखी है प्रॉपर्टी के किसी नंबर कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, उसके नेगेटिव का मॉडुलस और नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये चारों जो मॉडुलस हैं ये सेम होते हैं। अब इसी बात के साथ हम देखते हैं कि अगर ये चारों सेम हैं तो फिर इनका MCQs में आने का क्या पैटर्न हो सकता है। तो मैंने जो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी है, मैं कोशिश ये करूँगा कि हर प्रॉपर्टी के साथ एक एक MCQ लिंक कर दिया जाए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि प्रॉपर्टीज़ इटसेल्फ भी पेपर में आ सकती हैं MCQs में, और इनसे बनने वाले जो MCQs पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेवेंट एक MCQ मैंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेम एज मॉड ऑफ z। यानी आपने बताना ये है कि मॉड ऑफ z किसके साथ सेम आंसर देगा। तो हमने ऑप्शन ए में देखें कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में नेगेटिव का, और ऑप्शन सी में नेगेटिव के कॉन्जुगेट का। तो अभी जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि सारे इक्वल हैं, तो फिर इसका मतलब है कि इसके साथ ये तीनों मैच करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से आपने ये पहली एप्लीकेशन देखी है कि किस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को MCQ में यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर थोड़ा सा और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो हम एक और MCQ बना लेते हैं। कोई भी हम कहते हैं एक नंबर हमारे पास है z इज़ इक्वल टू 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 7 आयोटा। यानी इस तरह का कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ज़रा मुश्किल सा आमतौर पे दिया होता है, जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होते हैं। हमें ये कहा जाएगा अगर नंबर ये वाला है देन z डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये फाइंड करें। अब यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेंस में हो रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि चूँकि ये नंबर इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, फिर जब इसको हम डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से एक और फ्रैक्शन आएगी, फिर जब भी डिवीजन होती है तो कम्प्लेक्स नंबर्स को रैशनलाइज करना पड़ता है, वहाँ रैशनलाइज करने में टाइम ज़ाया होगा। तो ये सारा प्रोसीजर अगर देखें तो कम से कम आपके 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। जब कैंटी टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें ये कोशिश करनी होती है कि 25 से 30 सेकंड में आंसर कर दिया जाए। तो यहाँ आप देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर प्रॉपर वे यूज़ करें तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो हम जानते हैं कि ये जो z और z कॉन्जुगेट जो क्वोशंट लिखा हुआ है, अगर इसको एक स्टेप और देखें तो ये इसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा। जब दोनों का मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा तो फिर हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि z और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इट मीन्स यहाँ हमें सिम्प्लिफिकेशन करने की या रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिज़ल्ट था, यहाँ कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा होता तो इन दोनों ने हमेशा कैंसिल होकर आंसर 1 देना था। तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो रही होती है कि आपने शायद मुश्किल काम करना है, जबकि अगर प्रॉपर्टी को सही तरह ऑब्जर्व किया जाए तो ये हमारा काम आसान हो जाता है इससे। ये थी पहली प्रॉपर्टी। अब ज़रा सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें तो इसमें लिखा हुआ है कि z जब भी z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो आंसर आएगा वो z के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। z का मॉडुलस एक रियल नंबर होता है और वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, यानी वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। और स्क्वायर अगर हो रहा है तो ये तो और ज़्यादा क्लियर हो गया कि अब तो नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है उसका, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर हम इसको वर्डिंग में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ बना लें MCQ तो यूँ हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ complex number and its conjugate is always, आगे हम ऑप्शन बना लेते हैं कि ये हमेशा क्या होगा। तो नंबर 1 हम लिखते हैं ऑलवेज रियल नंबर कर देते हैं, हमेशा रियल नंबर बनेगा नंबर 1। नंबर 2 ऑलवेज इमेजिनरी नंबर, ज़रा शॉर्ट सा लिखते हैं IMG, इमेजिनरी नंबर। ऑप्शन सी हम लिखते हैं 0 और ऑप्शन 4 हम लिख देते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर।
अब आप देखें रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो ये एक अथेंटिक बात इसमें मतलब हमें कन्फर्मेशन नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरा हमारे पास है इमेजिन नंबर, तो हम जानते हैं कि इसका तो हमेशा प्रोडक्ट एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आता है, मॉडुलस की फॉर्म में, और मॉडुलस कभी भी इमेजिन नंबर नहीं बनती, रियल नंबर बनती है। तीसरा ज़ीरो है, ज़ीरो हो भी सकता है अगर नंबर आपके पास ज़ीरो हो जाए, लेकिन चूँकि हम जनरल बात कर रहे होते हैं और ऑलवेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो कंडीशन चूज़ करनी है जो हमेशा हो। तो हमें पता है कि हमेशा जो कंडीशन होनी है वो ये होनी है कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर बनेगा, तो ये हम यहाँ से चूज़ कर देंगे। तो ये इससे रिलेटेड एक MCQ हमने यहाँ बना लिया। थर्ड नंबर पे आए तो ये लिखा हुआ है कि Z अगर Z कॉन्जुगेट की इक्वल हो तो उससे क्या कंक्लूजन ड्रा होता है, तो ये भी एक हमारे MCQ का रिजल्ट है। और IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब है Z जब भी कॉन्जुगेट के इक्वल आंसर देगा हमेशा Z रियल होगा, और जब भी Z रियल होगा तो Z कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो ये वाली बात भी आपके MCQ में आ सकती है कि ये लिखा हो कि Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है इफ़, और आगे इस तरह के 4 ऑप्शन हो, Z इज़ ज़ीरो, प्योर इमेजिनरी, रियल, या कोई और ऑप्शन भी इसका हो सकता है। सिमिलरली अगर Z कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल हुआ तो फिर Z हमेशा प्योर इमेजिनरी होगा। अगर हम ये कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a+b आयोटा, तो फिर रियल होने का मतलब ये होगा कि Z सिर्फ a के इक्वल होगा, यानी उसमें ये जो b है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर प्योर इमेजिनरी हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि Z सिर्फ b आयोटा के इक्वल होगा, उसमें a नहीं होगा। तो ये दो बातें भी आपके MCQs में आ सकती हैं। और सबसे लास्ट बात जो है, इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस होता है वो एक स्ट्रिप में आता है, एक रेंज उसकी नज़र आती है हमें, उसकी कम से कम वैल्यू एक होती है जो दोनों के डिफरेंस के बराबर है, और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है दोनों के सम के बराबर है। तो ये आखिरी वाली बात अगर MCQs में कन्वर्ट करें तो एक MCQ बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मॉड ऑफ Z1 इसका मॉडुलस 8 है और Z2 एक नंबर है जिसका मॉडुलस 3 है, और हमें ये कहा जाए देन लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम ये कहते हैं देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ Z1 एंड Z2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पास नंबर तो है नहीं, उनके पास उनके मॉडुलस हैं, तो फिर यहाँ कैसे यूटिलाइज़ किया जाए इस बात को। तो उसके लिए आपके सामने ये प्रॉपर्टी है कि सम की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो दोनों का अलग अलग मॉडुलस का सम है। इसका मतलब है अगर ये इसकी हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अब मॉड Z1 8 है, Z2 का 3 है, तो 8 + 3 हो गया 11। और अगर हमसे पूछी जाए लीस्ट वैल्यू तो वो भी लिख लेते हैं। लीस्ट वैल्यू जो होगी ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके इक्वल होगी, तो एक स्ट्रिप में लाई करता है इसका आंसर। तो ये होगा हमारे पास मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, दैट इज़ 8 - 3 = 5। अब हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कम से कम वैल्यू इसकी 5 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 11 है। यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है।